हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो हमारे क्लैट के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है जो बच्चे क्लैट की तैयारी कर रहे हैं और इस बार क्लैट में फोड़ना चाहते हैं। तो उन सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है लाइव क्लास में। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है बच्चों आपका क्लैट की आज पहली क्लास में। और आज से अपनी जो क्लैट की रेगुलर क्लासेस है वो स्टार्ट हो रही है। पूरा सिलेबस अपन करने वाले हैं। और क्लैट के बच्चों को मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं तो बेटा आपका सिलेबस बहुत ही कम है। ठीक है, आपका पेपर है वो बहुत इजी आता है, ज्यादा टफ नहीं आता है अगर हम इसकी तुलना करें जेडबलई या फिर नीट के पेपर से। बस आपको थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा अपने पास रखना होता है, चीजों को सीखना होता है। बाकी आपके पेपर में ज्यादा माथा पच्ची वाला काम नहीं है। ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का क्लैट की इस क्लास में। और पहली क्लास में बेटा हम 2023 का जो आपका पेपर है, ठीक है, ओके, एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। और 2023 का जो पेपर है इसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये अपनी पहली क्लास है जिसमें अपन क्या सॉल्व करने वाले हैं 2023 के पेपर को। अब क्लास की स्टार्टिंग अपन पेपर से क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे बेटा रीजन ये है कि जब अपन पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे तो अपन को आइडिया हो जाएगा कि क्लैट में किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज अपन दो पार्ट्स को सॉल्व करने वाले हैं। पहला रहेगा बेटा अपना एसएसटी या करंट अफेयर कह दो। ठीक है, तो आज अपन करंट अफेयर्स और प्लस एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज, इन दो पार्ट को कवर करने वाले हैं। इन दोनों टॉपिक से पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 50 नंबर के आते हैं। 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके इन दोनों टॉपिक से। इसके अलावा 50 नंबर का पेपर आता है आपका इंग्लिश का और मैथ का। ठीक है, 25-25 नंबर का। तो इस तरीके से आपका पूरा 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, ओके। तो करंट अफेयर्स अपन पढ़ने वाले हैं, साथ में एसएसटी पढ़ने वाले हैं। इसके 50 जो क्वेश्चन है 2023 के पेपर के, उनको अपन सॉल्व है वो करने वाले हैं। ओके, बच्चे बोले सर क्लैट में मैथ अलग है। बेटा क्लैट और जो जेडबलई नीट की मैथ है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप जेडबलई और नीट के पेपर, सॉरी नीट के पेपर में तो मैथ नहीं आती है, अगर आप जेडबलई की मैथ को सॉल्व कर लेते हो तो आपको आपसे क्लैट की मैथ भी बन जाएगी। और बैच में हम क्लैट के लिए आपको कुछ अलग क्वेश्चन देने वाले हैं जो कि बिल्कुल क्लैट के जैसे है। जेडबलई के क्वेश्चन थोड़े से चेंज है, देखो 20 से 30% का चेंज है जेडबलई के पेपर में और क्लैट के पेपर में। तो बेटा हम कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन देने वाले हैं जो कि बिल्कुल आपके क्लैट के पेपर के जैसे ही हैं। तो चिंता बिल्कुल भी मत करना, आपको जल्दी उसका पीडीएफ बैच में मिल जाएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, पहला दोस्तों क्वेश्चन है 2023 के पेपर का। फॉर्मूला वन विश्व चैंपियनशिप के चौथे दौर में अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता? हु वॉन द अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स प्राइस आना था यहाँ पे 2023 इन द फोर्थ राउंड ऑफ फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप। फॉर्मूला वन क्या होता है? तो बेटा एक कारों की रेस होती है, फॉर्मूला वन कारें होती है, उनकी रेस होती है। तो उसमें जो विश्व, ओके, जो विश्व में जिसने जीता है, विश्व चैंपियनशिप को जीता है, उसका क्या नाम है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसी तरीके के सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो बिल्कुल बेटा इसका जो आंसर है वो सर्जियो पेरेज है। सर्जियो पेरेज ने जीता था। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्जियो पेरेज। ओके, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, विश्व चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड रेस जो होती है उसमें जिसने जीता था उसका नाम था सर्जियो पेरेज। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत मई 2023 में आयोजित साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप
कि बैठक का मेजबान कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश था। सारे देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है, सीए के क्वेश्चन है, सीए मतलब कि करंट अफेयर। तो विच स्टेट यूटी वाज द होस्ट ऑफ द साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन मई 2023 अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। तो आपको पता है बेटा G20 अपने भारत में बहुत चला है ना, इसकी बहुत सारी बैठकें हुई। तो जो ये वाली बैठक हुई थी इसके लिए जो मेजबानी कर रहा था, देखो यहाँ पे राज्य यानी कि स्टेट और यूटी, यूटी इनका मतलब होता है यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट का मतलब होता है राज्य, तो दोनों में से बताना था। तो बेटा जो लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप, इसने मेजबानी की थी G20 में 2023 की, ठीक है, साइंस एंगेजमेंट ग्रुप की। अब जो लक्षद्वीप है इसका भी हाल ही में विवाद हुआ था, किसके साथ, लक्षद्वीप का हाल ही में विवाद हुआ था मालदीव के साथ। आपको याद होगा मालदीव के साथ इसका विवाद हुआ था। और जब आप नरेंद्र मोदी मालदीव लक्षद्वीप गए थे, वहां पे जाकर उन्होंने अपना फोटो शूट कराया था, तो उसको लेकर थोड़ा सा लोगों ने जो लक्ष्य मालदीव है ना, उसकी थोड़ी सी आलोचना की थी कि जो अपने देश के लोग हैं वो देश में ही घूमने नहीं जाते हैं, दूसरे देशों को पैसा देते हैं। क्योंकि जो ये मालदीव है ना, वो किसका समर्थक है, वो चीन का समर्थक है ना। तो इस मालदीव को बॉयकॉट करने के लिए नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप जाने के लिए प्रोत्साहन किया था, यहाँ पे जाकर फोटो शूट है वो कराया था। इसके बारे में हाल ही में कुछ समय पहले इसकी न्यूज भी चर्चा में आई थी, ठीक है, ओके, इसकी न्यूज भी चर्चा में आई थी, आपने पता होगा, अगर आप थोड़े सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो तो इसके बारे में आपको जानकारी है वो होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीआई में यू दर्शाता है, यूपीआई, यूपीआई तो याद ही होगा, 10 रुपए भेज दो, 20 रुपए भेज दो, कितना सिंपल हो गया है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी का भी किसी भी ऐप का यूज करके किसी को भी अपन कितने भी पैसे है वो भेज सकते हैं। तो यूपीआई, यूपीआई में जो यू होता है इसका क्या मतलब होता है, देखो यू का मतलब होता है यूनिफाइड, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट, पेमेंट यानी कि भुगतान, पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। और इस यूपीआई को कौन चलाता है, तो एनपीसीआई, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके द्वारा इसको बनाया गया था, जो कि रिजर्व बैंक की एक शाखा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एनपीसीआई के द्वारा ये यूपीआई बनाया गया था, जो कि क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यू का बताना था, तो यू का मतलब होता है यूनिफाइड, क्या होता है, यूनिफाइड। और यूपीआई भारत के लिए एक सौभाग्य की बात है, अपने भारत में ही यूपीआई जैसी कोई व्यवस्था चलती है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ सेकंडों में ही लेन देन है वो कर लेता है, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल पेमेंट लेना कितना आसान हो गया, अपना फोन निकालो और किसी को भी पेमेंट है वो कर दो, ठीक है। तो यूपीआई का जो यू है वो बताता है यूनिफाइड को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना यानी कि आईएएफ, आईएएफ का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना आईएएफ ने किस देश की वायु सेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास INIOCHOS 23 में भाग लिया, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स IAF has participated in exercise INIOCHOS 23, a multinational air exercise hosted by the Air Force of which country। इसके बारे में एक क्वेश्चन है वो पूछा गया है, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका जो आंसर है वो है ग्रीस। ग्रीस के साथ भारतीय जो वायुसेना उसका एक वो हुआ था, क्या बोलेंगे उसको, बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास। सेना ना अपना अभ्यास करने के लिए एक दूसरी सेना अपने आपस में अपना अभ्यास है वो करती रहती है, प्रैक्टिस है वो करती रहती है। अपने यहाँ की वायुसेना वहां जाके वहां के लोगों की जो चीजें उनको सीखती है और वो लोग अपने यहाँ के लोगों से भी चीजों को सीखते हैं, तो एक क्रम चलता रहता है। ग्रीस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात अपना स्थापना दिवस कब मनाते हैं,
महाराष्ट्र और गुजरात। देखो मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, ये जो अपना स्थापना दिवस मनाते हैं वो 1 नवंबर को मनाते हैं। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया गया था, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें महाराष्ट्र और गुजरात की, तो महाराष्ट्र और गुजरात जो अपना स्थापना दिवस मनाते हैं वो 1 मई को मनाते हैं, ठीक है। When does the state Maharashtra and Gujarat celebrated their foundation day? तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 मई। 1 मई को वो क्या मनाते हैं, अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, ठीक है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंथन स्त्रो फेस्टिवल 2023 की मेजबानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने की? सिंथन स्नो फेस्टिवल, देखो स्नो, स्नो क्या लिखा हुआ है, स्नो, ठीक है, यहां पे देख लो स्नो, इसका मतलब होता है बर्फबारी। क्या होता है बेटा, बर्फबारी। स्नो शब्द का क्या मतलब होता है, बर्फबारी होता है, ठीक है। अब जल्दी बताओ, क्या कर्नाटका में बर्फ गिरती है? ये बर्फ का गेम है, सिंथन स्नो फेस्टिवल बर्फबारी से संबंधित कोई गेम है। तो क्या कर्नाटका में बर्फ गिरती है? बिल्कुल नहीं गिरती। दिल्ली में गिरती है, दिल्ली में तो कड़ाके की गर्मी होती है। उत्तर प्रदेश में नहीं गिरती। तो जम्मू कश्मीर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए, लॉजिक लगाने की देर होती है, ठीक है। बिल्कुल, स्नो बर्फबारी कहां होती है, जम्मू कश्मीर में होती है। इन तीनों स्टेट में बर्फबारी नहीं होती है। जम्मू कश्मीर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, बस उसको समझने की देर है वो होती है। चलिए, नवनिर्मित तेलंगाना राज्य सचिवालय परिसर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? देखो, जो न्यूली तेलंगाना राज्य बनाया गया है उसका जो सचिवालय परिसर है, सचिवालय मतलब जितनी भी विभाग होते हैं उनके जो मेन होते हैं, सेक्रेटरीट बोलते हैं, ठीक है। सचिवालय को क्या बोलते हैं, सेक्रेटरीट बोलते हैं। तो जो सचिव होते हैं, आईएएस अधिकारी सचिव होते हैं। और उस परिसर का क्या नाम रखा गया, जैसे कि आपने भोपाल में जो है उसका नाम रखा गया है वल्लभ भवन। क्या रखा गया बेटा, वल्लभ भवन, वल्लभ भवन। आपने देखा होगा जितने भी मंत्री वगैरह बैठते हैं, जितने भी मंत्रियों के ऑफिस है वो कहां पे है, वल्लभ भवन में है। उसी तरीके से जो नवनिर्मित तेलंगाना राज्य का सचिवालय है उसमें जो मंत्री वगैरह बैठते हैं उसका क्या नाम रखा गया है, उसका नाम रखा गया है बेटा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म अपने मध्य प्रदेश में ही हुआ था, महू में। मध्य प्रदेश में महू, इंदौर के पास में एक जगह है, ठीक है। अब महू का नाम बदल के ही सीधा बी आर अम्बेडकर रख दिया गया है। महू का नाम बदल के क्या रख दिया है, बी आर अम्बेडकर नगर रख दिया गया है ना, अम्बेडकर नगर, बिल्कुल। तो बी आर अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर में भारत का पहला 3D मुद्रित डाक है? किस शहर में भारत का 3D मुद्रित डाक है? पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु, कोलकाता। विच सिटी इज टू हैव द इंडियन 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो जो बेंगलुरु है, ठीक है, बेंगलुरु, बेंगलुरु, इसमें 3D मुद्रित जो डाक सेवा है वो स्टार्ट की गई है, ठीक है। इस बेंगलुरु को बोला जाता है बेटा स्टार्टअप हब। क्या बोला जाता है, स्टार्टअप हब। पहले जो स्टार्टअप हब था वो गुड़गांव था, अब गुड़गांव से चेंज होके कहां पहुंच गया है, बेंगलोर पहुंच गया है। बेंगलुरु में बहुत सारे स्टार्टअप है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खाद ब्रिज किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज द एनजी खाद ब्रिज इज इन विच स्टेट और यूटी? यूटी का मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर है वो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। जो फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है, केबल स्टे रेलवे ब्रिज, वो कहां पे है बेटा, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, जे एंड के। चलो बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश किसके शीर्ष उत्पादकों में से एक नहीं है?
मध्य प्रदेश में से ऐसी कौन सी चीज है जो कि एक शीर्ष उत्पाद में से नहीं होती है? सोयाबीन, चावल, चना और उड़द, इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कि मध्य प्रदेश में नहीं होती है, उत्पादों से नहीं है? देखो सोयाबीन तो मध्य प्रदेश में होता है, चना चना थोड़ा सा कहना कंफर्म नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट लाइव चैट में बताइए अगर किसी को इसका आंसर पता हो। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। देखो इसका आंसर है बेटा वो चावल है, ठीक है। चावल, चावल होते हैं काली मिट्टी में। कहां पे होते हैं? काली मिट्टी में। धान की खेती की जाती है काली मिट्टी में, क्योंकि इनको अधिक पानी चाहिए होता है, अधिक पानी। चावल के लिए कैसे, कितना पानी चाहिए होता है? अधिक पानी चाहिए होता है ना। चना और उड़द ये तो मध्य प्रदेश में होते हैं, लेकिन चावल है वो थोड़े से कम होते हैं। राइस इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम सही। प्रियांशी पूछ रही शीर्ष उत्पाद क्या होता है? बेटा शीर्ष उत्पाद का मतलब होता है सबसे ज्यादा पैदावार। क्या होता है इसका मतलब? सबसे ज्यादा पैदावार, है ना, शीर्ष उत्पाद। मतलब कि सबसे ज्यादा, शीर्ष का मतलब होता है मुख्य या ऊपर, सिर, है ना। शीर्ष का मतलब क्या होता है? सिर होता है या मुख्य। सॉरी, ओके। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते कुनू नेशनल पार्क पहुंचे। यह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, कुनू नेशनल पार्क पता होगा। नरेंद्र मोदी 12 चीते लेके आए थे, नरेंद्र मोदी ने उनको पार्क में छोड़ा था, जंगल में छोड़ा था। न्यूज में इसकी बहुत चर्चा हुई थी, है ना। कुनू नेशनल पार्क में, कुनू नेशनल पार्क अपने मध्य प्रदेश में है, लेकिन कौन से जिले में है? ठीक है, श्योपुर, मुरैना, भोपाल और रीवा। कूनो नेशनल पार्क कौन से जिले में है? बिल्कुल सही बेटा, एकदम श्योपुर जिले में जो कूनो नेशनल पार्क है वो है। रीवा में जो मिलते हैं वो सफेद शेर मिलते हैं। कौन से शेर? सफेद शेर, ठीक है, ओके। तो कूनो नेशनल पार्क अपना श्योपुर में है, ठीक है। बहुत चर्चा हुई थी नरेंद्र मोदी की, और दुर्भाग्य की बात है कि 12 में से काफी सारे चीते मर चुके हैं। वो यहाँ पे नहीं रह पाए, यहाँ पे जीवित नहीं रह पाए, सरवाइव अपने आप को नहीं कर पाए। तो बहुत सारे चीते मर गए हैं। कोई एक चीता मरता है तो अपने पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय हो जाता है, ठीक है। तो श्योपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब जो भारतीय जीवन बीमा निगम है ना, इसी को बोलते हैं LIC। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी अगर कोई साथ देता है तो वो LIC देता है। लोग तो साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जो LIC है वो साथ नहीं छोड़ता। मरने के बाद भी आपके परिवार को पैसा मिलेगा। तो इसके जो चेयर है, इसके जो अध्यक्ष है, उसके रूप में किसे चुना गया है? विनय सक्सेना, सिद्धांत मोहंती, राघव शर्मा और राहुल बजाज। तो जो सिद्धांत मोहंती है, इनको LIC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। किसको चुना गया बेटा? सिद्धांत मोहंती को, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस एयरलाइन ने विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया है? Which airline recently unveiled the world first robotic check-in assistant? तो देखो सबसे ज्यादा किसी एयरलाइन के पास पैसा है बेटा, तो वो कौन सी एयरलाइन है? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल कतर एयरवेज इसका आंसर होगा, ठीक है। कतर, कतर कहां की है? कतर है अपनी दुबई की, है ना। दुबई में ये बहुत ज्यादा सक्रिय है। अपने इंडिया में जैसे चलती है एयर इंडिया चलती है, अपने इंडिया में कौन सी चलती है? एयर इंडिया। इंडिगो चलती है, एयर इंडिया, ठीक है। इसके अलावा इंडिगो, इंडिया की 2 एयरलाइन फेमस है। उसी तरीके से दुबई की जो फेमस है वो क्या है? एक तो एक कतर एयरवेज है, ठीक है, और सेकंड एमिरेट्स है। तो जो हाल ही में एयरलाइन जिसने विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन का असिस्टेंट का अनावरण किया है, इनॉग्रेशन किया है, वो हमारी कतर एयरवेज है। कौन सी बेटा? कतर एयरवेज। अतर बोल रहे हैं सर मुझे मैंने आज ही क्लास ज्वाइन की है, मुझे लाइव क्लास का शेड्यूल नहीं पता। ओके बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है। तो मैथ की क्लास होती है आपकी 7:15 से AM, 7:15 AM मॉर्निंग में आपकी क्लास होती है मैथ की, ठीक है, ओके।
अगर हम आप बात करें आपके जीके की और करंट अफेयर्स की, तो इसकी क्लास होती है आपकी 5 बजे, ये इवनिंग में होती है। ठीक है, तो मंडे टू वेडनेसडे चलता है आपका जीके और करंट अफेयर, और थर्सडे टू सैटरडे चलती है आपकी इंग्लिश, है ना। तो ऐसे 3-3 दिन चलता है। मैथ की आपकी डेली क्लास होती है। ठीक है, मैथ की आपकी डेली क्लास होती है, बिल्कुल। तो ये शेड्यूल है। चलो बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? देखो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन है वो कर दिया गया है? तो जो भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, कौन सा? हबीबगंज, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की एक खास बात और है, तो मध्य प्रदेश का पहला प्राइवेट, कैसा? प्राइवेट रेलवे, पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का कैसा स्टेशन है बेटा? रेलवे का एक प्राइवेट स्टेशन है। और जो सारे स्टेशन होते हैं वहां पे वो गवर्नमेंट के होते हैं, फ्री होते हैं। लेकिन जो रानी कमलापति है वो एक फ्री रेलवे स्टेशन है, सॉरी प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। वहां पर रुकने के लिए भी आपको पैसे है वो देने होते हैं। ट्रेन से जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन वहां पर रुकने के लिए भी आपको ये सारी चीजें है वो देने होते हैं। चलिए, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, जो कि कहां पे है? जो कि अपने भोपाल का है। ठीक है, भोपाल का। ओके, एक धरती एक परिवार एक भविष्य निम्नलिखित में से किस कारण से समाचारों की सुर्खियों में रहा था? ठीक है, एक धरती एक परिवार, तो प्रारंभिक तौर पर इसे G20 समूह की अध्यक्षता करने वाले भारत द्वारा थीम के रूप में चुना गया। जो अपने भारत ने इस बार G20 की अध्यक्षता की है, उसी के लिए उन्होंने ये चुना था, एक धरती, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हैज बीन इन द न्यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? It has been initially chosen as the theme by India, which presides overturn the G20 group. So there is the answer. ठीक है, that is the answer. ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। और अपन अपना जो भारत है, अपन जो लोग हैं, अपन जो इंडियंस है, अपन वसुदेव कुटुंबकम की भावना में बिलीव करते हैं। अपन लोगों का जो मानना है वो क्या है कि पूरी विश्व, ये पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है। अपने घर के जो सदस्य वो अपना परिवार नहीं है, ये पूरी अपनी पृथ्वी अपना परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम यानी ये पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीव अपना क्या है? परिवार है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह समारोह का उद्घाटन किसने किया था? अप्रैल हु inaugurated the National Panchayat Award Week celebration in April 2023? तो बिल्कुल बिल्कुल, तो बेटा जो है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह समारोह का उद्घाटन हुआ था, इसमें देखो जो चीफ गेस्ट थे वो अपनी देश की आदिवासी कम्युनिटी की पहली महिला राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी थी। इन्होंने इसका इनॉग्रेशन है वो किया था। द्रौपदी मुर्मू क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आदिवासी समाज से आने वाली अपनी द्रौपदी मुर्मू जी जो कि राष्ट्रपति बन सकती हैं। तो आपके अंदर वो भी क्षमता है कि आप भी अपने जीवन में कुछ है वो कर सकते हो, है ना। और आज आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाते समय मुझे लग रहा था, है ना, थोड़ा सा हम लोग बहुत डिसाइड कर रहे थे कि करंट अफेयर बच्चों को कौन पढ़ाएगा, है ना। बच्चे भी डिमांड कर रहे थे, हम लोग भी सोच रहे थे, अब पहली क्लास है, थोड़ा सा डिसाइड करना था। तो सब लोगों ने सजेस्ट किया कि सर आप बहुत अच्छा करंट अफेयर पढ़ा लेंगे, आप मैथ फिजिक्स तो बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा ही रहे हैं, उसी तरीके से आप करंट अफेयर भी पढ़ा लेंगे। और आज जब मैं एक क्लास ले रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तब मुझे हृदय में, अपने दिल में बहुत ही आनंद लग रहा है कि हाँ ये सब्जेक्ट भी मैं पढ़ा सकता हूं। कभी कभी अपन लोग मान लेते हैं कि नहीं मैं तो मैथ से पढ़ा हुआ हूं या मेरा साइंस स्ट्रीम रहा हुआ है, तो मैं ये सारी चीजें वो नहीं पढ़ा पाऊंगा।
बट आज जब मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूं तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाने में भी मजा आ रहा है, और इन फ्यूचर मैं करंट अफेयर बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा, जीके जीएस भी जरूर पढ़ाऊंगा। ओके, अब एक बार आप बता दो आपको पढ़ने में ठीक लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मजा आ रहा हो तो जल्दी से थम्स अप सेंड कर दो, ठीक है। आप थम्स अप सेंड करते हो, हमें मोटिवेशन आता है, हमारा मन करता है कि आपको और अच्छे से चीजें वो प्रोवाइड की जाए, तो फटाफट से थम्स अप कर दो बेटा। मोहित साहब बोल रहे हैं तुसी ग्रेट हो, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट है जो हमें इस काबिल बना पाता है, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों ने थम्स अप भेजना चालू कर दिया है, थैंक यू सो मच बच्चों। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिकेटर विजडन, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, निम्न में से कौन सी क्रिकेटर विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी? हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, जेमी माह रेड्स और तानिया भाटिया, इनमें से ऐसी कौन थी जो कि पहली क्रिकेटर विजडन ऑफ द ईयर नामित होने वाली, नामित हुई? तो इनका जो नाम है वो है जेमी माह रोड्रिग्स, ठीक है, जेमी माह रोड्रिग्स जो थी ये पहली थी, नामित होने वाली पहली महिला थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और करंट अफेयर में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि अपन को पूरा इंसिडेंट पढ़ना होता है और उसके क्वेश्चनों को याद करना होता है। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाने वाला काम नहीं होता है जैसे कि बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह में करते हैं, इसमें तो सीधा सीधा चीजों को याद करना है। चलो, किस शहर ने पहले वैश्विक बुद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? विच सिटी हैज होस्ट द फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, यानी कि जो बुद्धिस्ट का समिट हुआ है उसकी मेजबानी कौन से शहर ने की है? दुबई, सिंगापुर, नई दिल्ली और अबू धाबी। तो इसकी जो मेजबानी की है वो अपनी न्यू दिल्ली ने की है, ठीक है, न्यू दिल्ली ने क्या की है, इसकी मेजबानी की है, न्यू दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हुआ था उसकी मेजबानी किसने की थी? दिल्ली ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक इनग्राइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? द बुक इग्निट माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया वाज रिटन बाय, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? बेटा ये जो किताब है वो लिखी गई थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम था अबुल फकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जो कि भारत के क्या थे? राष्ट्रपति थे। इनको ना मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था, मिसाइल मैन। यूथ के बीच में बहुत फेमस है, इनकी बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी वाक्य यूथ के बीच में फेमस है, यूथ को मोटिवेट करने के लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। किस राज्य ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2023 के उत्सव की मेजबानी की? ठीक है, आपको पता है बेटा आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है ना, यानी कि नेशनल पंचायती राज डे, एनपीआरडी बोलते हैं इसको, नेशनल पंचायत राज दिवस 2023 एज द पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। तो किस राज्य ने इसकी मेजबानी की थी? तो बेटा इसकी मेजबानी की थी अपने मध्य प्रदेश ने, एमपी ने, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। बिल्कुल अपना एमपी, बच्चे लिख रहे हैं आंसर। अप्रैल 2023 में सर्वोच्च ऑस्ट्रेलियाई नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया के से किसे सम्मानित किया गया है? राहुल द्रविड़, नरेंद्र मोदी, अजीम प्रेमजी और रतन टाटा। कौन होगा बेटा इसका आंसर? अप्रैल 2023 में सर्वोच्च ऑस्ट्रेलियाई नागरिक सम्मान, देखो जैसे अपने भारत का जो नागरिक सम्मान होता है, अपने यहाँ भारत का अगर किसी को भारत रत्न मिल जाए सबसे बड़ा पुरस्कार, उसी तरीके से जो नागरिक सम्मान है, जो नागरिकों को मिलने वाले सम्मान है, ठीक है, वो कौन सा है? वो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इसे किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा, ठीक है। जो रतन टाटा है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी या कुछ ऐसी ही उनकी नाम है, तो उसके जो रतन टाटा जी हैं, देश के बहुत ही महान व्यक्ति हैं, इनको ऑस्ट्रेलियाई पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से नामित है वो किया गया है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्टेशन से केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, देखो अपने मध्य प्रदेश में भी अब वंदे भारत एक्सप्रेसों की बहुत चर्चा हो रही है, काफी सारी नई नई वंदे भारत अपने मध्य प्रदेश को भी मिली है। तो कौन से स्टेशन थे जो भारत की पहली, ठीक है, जो भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाई थी? तो बेटा इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन। तिरुवनंतपुरम स्टेशन सेंट्रल, ये क्या है, ये पहली वो स्टेशन है जहां से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत है वो की गई थी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश सिंह बादल के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिसका हाल ही में निधन हुआ। प्रकाश सिंह बादल कहां के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में क्या हो गया बेटा, निधन हो गया है? तो प्रकाश सिंह बादल थे जो अपने पंजाब के मुख्यमंत्री थे। पंजाब में वर्तमान में भगवंत मान जिनको आम आदमी पार्टी का समर्थन प्राप्त है, ठीक है, आम आदमी पार्टी का समर्थन प्राप्त है, उसके मुख्यमंत्री हैं। लेकिन पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री में जिनका नाम आता है वो प्रकाश सिंह बादल का आता है, जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है, तो पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवंत मान की सरकार है पंजाब में, जो कि आम आदमी पार्टी के सदस्य, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे भगवंत मान। पंजाब में इनकी अच्छी जीत हुई थी। ठीक है, इससे पहले जो पंजाब में सरकार थी वो कांग्रेस की थी। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के 100 एपिसोड मनाने के लिए प्रसार भारती का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? प्रसार भारती आपने देखा होगा, प्रसार भारती के बारे में सुना होगा। ठीक है, ओके। प्रसार भारती उसको डीडी भारती भी बोलते हैं, उसके बहुत सारे चैनल है, विविध भारती भी बोलते हैं। तो उसका जो सम्मेलन आयोजित किया गया था वो नई दिल्ली में किया गया था। प्रधानमंत्री को आपका पता होगा मन की बात करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात करते हैं और जनता की मन की बात भी कभी कभी होनी चाहिए। तो नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया था मोदी जी का। ठीक है, और सम्मेलन के उपलक्ष्य में जब इनके 100 एपिसोड हो गए थे तो उसके उपलक्ष्य में ये आयोजित है वो किया गया था। नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते बेटा। अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ है वो ली? बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति, ठीक है, बिल्कुल। तो बांग्लादेश की मुख्यमंत्री वो सॉरी प्रधानमंत्री का नाम आपको पता होगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का नाम शायद शाहीना बानो ऐसी कुछ नाम है उनका, है ना? याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। मैथ का टीचर हूं तो जीके जीएस में थोड़ी सी कम इंटरेस्ट है। बाकी ऐसा नहीं है, पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब जो मैं सेकंड क्लास लेके आऊंगा वो उसमें आपको और नए नए फैक्ट्स बताऊंगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट से ही मुझे आज प्यार हो गया है, इस सब्जेक्ट में ही मेरा इंटरेस्ट है वो आज से बन गया है। तो इस सब्जेक्ट को तो मैं नहीं छोड़ने वाला, इसमें इसको और अच्छे से आप लोगों को सामने रखने की कोशिश करूंगा और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश है वो करूंगा। ठीक है, बिल्कुल सही बेटा। साहबुद्दीन चुप्पू जी है इनको बनाया गया है बांग्लादेश का राष्ट्रपति। ठीक है, तो अगर ये बांग्लादेश साहबुद्दीन चुप्पू अगर चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ मिलते हैं तो फिर इनको चुप ही रहना पड़ेगा। अगर भारत के साथ ये मिलते हैं, भारत के साथ सहयोग करते हैं भारत को, तो फिर हो सकता है कि इनको बोलने की आजादी मिल जाए। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर तो इनको चुप ही रहना चाहिए, चुप्पू जी को चुप ही रहना चाहिए। चलिए, तो बेटा इस तरीके से अपना करंट अफेयर वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, करंट अफेयर का पार्ट खत्म हो गया है। 25 क्वेश्चन अपने डन हो चुके हैं। यहां से स्टार्ट हो जाती है आपकी सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल स्टडीज। तो सोशल स्टडीज यहां से आपकी चालू हो गई है। अब अपन 25 क्वेश्चन धमाकेदार जो आपके 2023 के पेपर के हैं सोशल स्टडीज के यानी कि सामाजिक विज्ञान के, उनको पढ़ने वाले हैं। प्रियांशी पूछ रही ममता बनर्जी बेटा अपनी पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल भारत का एक राज्य है। देखो बंगाल अलग है, बांग्लादेश एक अलग देश है और पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य है, वो तो अपने भारत का ही है। वहां की जो मुख्यमंत्री है वो अपनी ममता बनर्जी है। आपने वो एक जरूर सुना होगा, अंबा अंबा तंबा तंबा गुम्बा गुम्बा, तो वही अपनी ममता बनर्जी है। उनका हमारे इंस्टाग्राम पे भी एक मीम शेयर किया गया था। ठीक है, अंबा अंबा तुम्बा तुम्बा गंबा गंबा चलिए बहुत बढ़िया।
बिल्कुल सही। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं क्रमशः 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं? इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिनकी जो सीमाएं हैं, कौन सा राज्य है जिसकी जो सीमाएं हैं वो इन 3 देशों से लगती हैं? बिल्कुल सही। देखो बेटा, जो अपना सिक्किम है, ठीक है, ये सिक्किम, इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक, ठीक है। ये है वो 3 देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं, नेपाल, भूटान और, बिल्कुल सही, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अरे अब मध्य प्रदेश की बात कर ले, तो मध्य प्रदेश की सीमाएं लगती है बेटा 5 राज्यों से, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और अपना यूपी, ठीक है। 5 राज्यों से लगती है इसकी सीमाएं, ये बिल्कुल बीच में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, सॉरी, ओके, चलिए कुछ नहीं हुआ। निम्नलिखित में से किस भारत के राज्य में पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? देखो सबसे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान है, आजकल तो अपने भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं, नए नए बनते जा रहे हैं, लेकिन जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थापित किया गया था? उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटक और केरल। राजस्थान में तो सूखा है, यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई अच्छा सा उद्यान हो, लेकिन जो पहला उद्यान स्थापित किया गया था वो उत्तराखंड में किया गया था। उत्तराखंड को बेटा देवभूमि बोलते हैं, ठीक है। हिंदुओं के जो चारों धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, 4 धाम जो हिंदुओं के होते हैं वो सारे कहां पे बेटा? उत्तराखंड में है। बहुत सारे धाम है, तो उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं। और इसके जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो पुष्कर सिंह धामी है, ऐसा ही कुछ उनका नाम है। चलिए चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? लेह लद्दाख के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। इसको यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए, यूनियन टेरिटरी था, जो कि एक दिन अमित शाह आए और उन्होंने कुछ घोषणाएं की, धारा 370 को हटाया, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जोजिला दर्रा। जो जोजिला का दर्रा है वो अपना श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है लेह लद्दाख में, जो कि सोनम वांगचुक आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। 3 इडियट मूवी इन्हीं के ऊपर बनी हुई है, इन्हीं से इंस्पायर होकर 3 इडियट मूवी है, उसमें थोड़ी सी घटनाएं ली गई हैं। जब लास्ट में जो आपने देखा होगा आमिर खान है, वो एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, वहां पे बच्चे बहुत बहुत क्रिएटिव चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई साइकिल से गेहूं पीस रहा होता है, आपने देखा होगा 3 इडियट मूवी। स्टूडेंट की तो फेमस मूवी है, बहुत सारे बच्चों को पसंद होगी। मैं भी उस मूवी को कम से कम 20 से 25 बार देखता हूं, और जब भी देखता हूं कभी भी बोर नहीं हुआ, आज तक उस मूवी को देख के बोर नहीं हुआ। तो सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख से संबंधित है, ठीक है, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं लद्दाख की कुछ मांगों को लेके। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, पुंग, ढोल और बांसुरी नृत्य में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यक्षगान, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और ओडिसी। इनमें से क्या होगा? बिल्कुल, पुंग, ढोल और बांसुरी नृत्य में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य है, तो इसका जो आंसर है बेटा वो मणिपुरी है, ठीक है, मणिपुरी। मेघालय की राजधानी क्या है? मणिपुर है ना। मेघालय का मतलब ही होता है मेघ का आलय, जहां पे बादलों का क्या हो? घर हो। तो मेघालय को बोलते हैं बादलों का घर, और इसकी जो राजधानी है वो क्या है? मणिपुर है। मेघालय को क्या बोलते हैं? मेघा, इसको बोलते हैं बेटा बादलों का घर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान समूह का सदस्य नहीं है? आसियान समूह का इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो कि सदस्य नहीं है? थाईलैंड, फिलीपींस, कोलंबिया और लाओस। तो जो लाओस है ये अपना
आसियन समूह, देखो ऐसे बहुत सारे समूह बन जाते हैं, बोले G20 है ना, UK5, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, देश अपने अपने एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि जो सऊदी है, सऊदी दुबई वगैरह है, इनके एक अलग देश है ना, और अमेरिका का एक अलग संगठन है, तो ऐसे अलग अलग अपने देश बना लेते हैं। ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज है, उनका अलग अपना एक संगठन है। तो इसी तरीके से जो आसियन समूह है, इसका जो सदस्य नहीं है वो लाओस है। चलो अगला क्वेश्चन है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन की घटना वर्ष में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन का मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ था? बिल्कुल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन है वो बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया है ना, एक मिनट, इस वाले में मणिपुर, मणिपुर कहां की राजधानी है? मणिपुर इम्फाल, मेघालय की है शिलोंग इम्फाल। थोड़ा सा ना इसमें डाउट हो रहा है बेटा, एक डाउट वाला क्वेश्चन है ना, इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। मणिपुर मेघालय ऐसा कुछ होगा इसका आंसर, चलो इसको बाद में देखेंगे। ओके, तो 1942 हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की घटना किस वर्ष में हुई थी? 1942 में हुई थी, 1942। मेक्सिकट्टम महान साहित्य में से एक का प्रसिद्ध काल है। मेक्सिकट्टिकम किस किसने किस साहित्यक का एक महान काम है? भास, श्रीहर्ष, कालिदास और शूद्रक। तो मेक्सिकट्टिकम है वो शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। कालिदास की जो रचनाएं है वो है मेघदूत, कौन सी है? मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, तो शूद्रक इसका करेक्ट आंसर होगा। जो मेक्सिकट्टम है किसकी घटना है? शूद्रक की है। चलिए, भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान सुविधा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किस राज्य, किस स्थान पर स्थित है? देखो, भाभा परमाणु संस्थान जो स्थित है, भारत का क्या है? परमाणु सुविधा केंद्र है। यहाँ पे इसकी वो की जाती है, क्या की जाती है? रिसर्च की जाती है परमाणु के बारे में। तो बेटा जो स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देशों का मिलान उनके संबंधित महाद्वीपों के साथ कीजिए। देशों का मिलान है वो संबंधित महाद्वीपों के साथ करना है। थोड़ा सा मुझे लगता है आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ओके, चलिए अब आपको सही से दिखेगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहले बेटा म्यांमार, म्यांमार होता है, म्यांमार कहां का होता है? म्यांमार का है अपना, म्यांमार का है अपना, म्यांमार है अपना एशिया में, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, म्यांमार कहां पे है? एशिया में, तो ए का हो जाएगा डी। ठीक है, फ्रांस, फ्रांस अपना कहां पे? फ्रांस है अपना यूरोप में, यानी बी का हो जाएगा सी। ब्राजील, ब्राजील है अपना दक्षिण अमेरिका में, तो इसका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, सी का हो जाएगा बी। अब बचा डी मिस्र, तो मिस्र का हो जाएगा अफ्रीका। तो क्रम क्या होगा? ए डी बी सी सी बी और डी ए डी बी सी सी बी और डी ए। बिल्कुल, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विवेक भदौरिया बोले सर मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं। बेटा कमेंट को हमने ऑफ कर दिया है क्योंकि बच्चे आपस में बात करने लगते हैं। ठीक है, तो आपस में बात ना करो, आपका फोकस है वो क्लास पर होना चाहिए। ठीक है, ओके।
वैसे तो अपनी पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, लेकिन पढ़ते समय परिवार को थोड़ा सा अलग कर देना चाहिए, तो बातें वगैरह ना हो, इसलिए हम कमेंट को प्राइवेट करते हैं ताकि हम ही आप लोगों की चैट है वो पढ़ पाए। आपका कोई भी डाउट होता है बेटा, हमारी टीम आपके डाउट पर नजर रखती है और तुरंत उसको पढ़ के मुझे इंफॉर्म करती है। चलिए मैं भी पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय गायक का संबंध मध्य प्रदेश से है? इनमें से ऐसा कौन से शास्त्रीय गायक थे जिनका संबंध कहां से था? मध्य प्रदेश से था। बेटा इनका नाम तो सभी ने सुना होगा, भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी, इनका संबंध कहां से था? इनका संबंध मध्य प्रदेश से था। और पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, ये अपने भारत के अपने मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन आपने अभी फेमस जाकिर हुसैन के बारे में आपको पता होगा, ठीक है, इंदौर के थे शायद। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा भीमसेन जोशी। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत है, भारत में जो सबसे प्राचीन पर्वत है वो कौन सा है? मैकाल, सतपुड़ा और बिंद अरावली। देखो जो सतपुड़ा और बिंद है कहां पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा और बिंद। तो सबसे पुराना जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? अरावली है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अरावली की जो पर्वत समूह है वो कैसी है? वो सबसे पुरानी है, प्राचीन है। द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया इज अरावलीज। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में एकल लिखित संविधान नहीं है बल्कि दस्तावेजों और निर्णयों की एक श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है? सबसे पहले इसी संदर्भ में अपने भारत की बात कर लें तो भारत के पास एक लिखित संविधान है। भारत के पास एक कैसा संविधान है? लिखित संविधान है, ठीक है, ओके। तो ऐसा कौन सा देश है जिसके पास एक लिखित संविधान नहीं है बल्कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट है, उनको मिला के संविधान है वो बनाया गया है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जर्मनी, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका को बोलते हैं यूएसए और इसको बोलते हैं यूके। तो जो यूके है यानी कि यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, इसके पास कोई भी लिखित संविधान नहीं है बल्कि दस्तावेजों निर्णयों की एक श्रृंखला यानी कि समूह है जिसके आधार पर इसकी जो सामूहिक संविधान है जिसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तारीख को किया गया था? सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट के नाम से जिसे जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई, ये कौन है? चंद्रचूड़ जी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, चंद्रचूड़ पूरा नाम जल्दी से लाइव चैट में बताओ। बिल्कुल, सीजेआई का मतलब होता है बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष में की गई थी? बिल्कुल, बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है, 28 जनवरी 1950। क्या आंसर होगा इसका? 28 जनवरी 1950 को जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना की गई थी। बिल्कुल 28 जनवरी 1950। चलिए, मोहिनी अट्टम नृत्य का नाम मोहिनी शब्द से लिया गया है, वह निम्नलिखित में से किस देवता के महिला अवतार का नाम है? अरे ये तो अपना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपन ने पुराण, अपन हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, अपन को तो पता है। तो समुद्र मंथन से जब राक्षसों और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से अमृत निकला था। तो अब देवताओं को भय था कि अगर ये असुर या राक्षस अमृत को पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, तो उनको अमृत ना मिले, इसलिए विष्णु भगवान ने जो अवतार लिया था उसका नाम क्या था बेटा? मोहिनी था, ठीक है। तो कौन से भगवान ने अवतार लिया था? ये भगवान विष्णु ने, है ना। बुद्धि वाला जितना गेम है वो भगवान विष्णु ही चलाते थे, है ना। बुद्धि वाला गेम कौन चलाता था? भगवान विष्णु। भगवान सिर्फ तो अपने भोले वाले थे, ठीक है, किसी ने थोड़ी सी भक्ति कर ली तो तुरंत प्रसन्न हो जाते थे, उसको फिर कोई सा भी वरदान दे देते थे, चाहे वो बाद में वरदान उन्हीं को परेशान करे, लेकिन वो वरदान दे देते थे। तो वो इतना दिमाग नहीं लगाते, है ना।
भगवान विष्णु है वो, उन्होंने मोहिनी अवतार लेके ये सब किया था। चलिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में चावल के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको पता होगा, तो इनमें से कौन से हड़प्पा सभ्यता में चावल के जो प्रमाण है वो मिले हैं? तो बेटा जो लोथल है, क्या है जो लोथल, इसमें चावल के प्रमाण है वो मिले हैं। देखो एकदम करेक्ट आंसर बच्चों ने बता दिया है। चलिए, अजंता की गुफाएं बौद्ध मठ परिसर जो भारतीय के राज्य में स्थित है, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता केव्स आर एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ, तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहां पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। भीमबेटका, भीमबेटका की जो गुफाएं है वो कहां पे है? वो भोपाल के पास मध्य प्रदेश में है। बाकी अजंता की जो गुफाएं है वो कहां पे है? वो महाराष्ट्र में है। यानी कि डी ऑप्शन महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम आबादी वाला है? यानी कि इनमें से जो यहाँ पे यूटी या फिर स्टेट आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन से स्टेट में सबसे कम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? असम, मणिपुर, लक्षद्वीप, किन में सबसे कम जनसंख्या है? बिल्कुल सबसे कम जनसंख्या बेटा लक्षद्वीप में है। ठीक है, लक्षद्वीप में क्या है? सबसे कम जनसंख्या है। चलिए, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा और पुराना व्यापारिक संगठन है वो कौन सा है? FICCI, इंडियन इंक, सेबी और बीसीसीआई। देखो ये तो क्रिकेट वाला है, बीसीसीआई क्या है? क्रिकेट वाला है। ठीक है, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ऐसे ही कुछ इसका नाम होता है। बीसीआई का कुछ होता है, बीसीसीआई का। सेबी का तो होता है, तो अपना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से। इंडियन इंक, इसका तो थोड़ा आइडिया नहीं है, इसका आंसर आई थिंक यही होगा, FICCI है ना। FICCI क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, FICCI क्या होगा इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा आध्यात्मिक खनिज नहीं है? आध्यात्मिक खनिज की बात की गई है, तो जो अभ्रक होता है यानी कि माइका, माइका कैसा होता है बेटा? आध्यात्मिक खनिज नहीं है। ठीक है, मैग्नीज, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, ये तो सभी आध्यात्मिक खनिज है, लेकिन जो माइका है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 85 के द्वारा संसद के किसी भी सदन को बुलाने और सत्राभाषण करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? मान लीजिए किसी लोकसभा को भंग करना है, तो इसकी जो शक्ति है वो किसके पास है? तो बेटा ये जो सारी शक्तियां होती है वो अपने राष्ट्रपति के पास होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संसद के किसी भी सत्र को भंग करने की पावर है वो रखता है। प्रांशु बेटा आपको इसको नोट करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा क्लास का पीडीएफ आपके जो बैच में क्लास नोट्स का ऑप्शन है उसमें इस पूरे पीडीएफ को डाल दिया जाएगा। वहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने घर में बैठ के कभी भी इसका आंसर है वो नोट कर सकते हो। बिल्कुल बेटा, इसका आपको रिकॉर्डेड, पूरा रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको क्लास को पढ़ना है, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगा पूरा। जो मैं स्क्रीन पर यहाँ पे जो जो लिख रहा हूँ, जो जो जानकारी दे रहा हूँ, वो सारे आपको क्लास नोट्स के फोल्डर में मिल जाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी इनको खत्म करते हैं। प्राचीन भाषाई ग्रंथ अष्टाध्यायी की लेखक गौर है। अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की है? ओके बिल्कुल सही, पाणिनि जी के द्वारा जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसके लेखक हैं, उसकी रचना की है। ठीक है, अब गुरु व्यास का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो वेद व्यास है, महर्षि वेद व्यास, उनके द्वारा किसकी रचना की गई है? महाभारत की। ठीक है, ओके।
पतंजलि के द्वारा संस्कृत के व्याकरण के बहुत सारे सूत्र दिए गए हैं, पतंजलि। ठीक है, ये बाबा रामदेव वाले पतंजलि नहीं है, ये उनको मत समझना, वो अलग है, वो तो नाम रख लेते हैं। जैसे मैं अपना नाम महात्मा गांधी के किसी नाम पे रख लूं, है ना, विवेक गांधी, तो अब लोग सोचेंगे कि मैं महात्मा गांधी का रिलेटिव हूं। बेटा ऐसा नहीं है, लोग अपना सिक्का चमकाने के लिए दूसरों का यूज करते हैं, दूसरों के नाम का। तो पतंजलि अलग थे। बिल्कुल बेटा, इसका लाइव का आपको रिकॉर्डेड है, वो मिल जाएगा, चिंता मत करो। चलो, निम्नलिखित लोक नृत्यों को उनकी लोकप्रियता के संबंधों राज्यों के साथ मिलान करें। ठीक है, पहला बेटा जो नृत्य है वो है गिद्दा। गिद्दा कहां पे किया जाता है? तो बेटा गिद्दा किया जाता है अपना पंजाब में। गिद्दा कहां किया जाता है? पंजाब में। दूसरा है दखनी। दखनी कहां पे किया जाता है? जल्दी बताओ बेटा। दखनी, दखनी किया जाता है अपना गोवा में, है ना, गोवा बोलते हैं अपन, गोवा उसका नाम है, गोवा। तीसरा अपना गढ़वाली। गढ़वाली है अपना बेटा उत्तराखंड का, यूके का। ठीक है, चौथा अपना रऊफ। रऊफ, रऊफ अपना कहां का है? रऊफ है अपना जम्मू एंड कश्मीर का, यानी कि J&K। तो अगर मिलान की बात करें, ए का हो जाएगा डी, ठीक है, बी का हो जाएगा ए, सी का हो जाएगा बी, और डी का हो जाएगा सी। तो ADBA, ADBA, CBDC, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 50वां क्वेश्चन है, वर्ष 1981 में पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कानून लागू किया गया था? पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव से संबंधित, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, वायु रोकथाम और प्रदूषण अधिनियम, जल प्रदूषण की रोकथाम और अधिनियम। ठीक है, बिल्कुल। तो बेटा जो नियम लागू किया गया था वो था वायु रोकथाम और प्रदूषण का नियंत्रण अधिनियम। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करंट आंसर हो जाएगा, यानी कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। 1981 में कौन सा किया गया था? सी ऑप्शन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रांसीसी क्रांति का कौन सा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण नहीं था? फ्रांसीसी क्रांतिकारी, फ्रांस की क्रांति हुई थी, आपको पता होगा, इसके बारे में बहुत सारी चीजें अपन ने पढ़ी हैं। तो इसका जो कारण नहीं था वो क्या नहीं था? वो था निरंकुश राजतंत्र, यानी कि एब्सोल्यूट मोनर्ची। ये इसका कारण है, वो नहीं था। जैकोबिन गणराज्य का पतन, दार्शनिकों का योगदान, फ्रांस का खराब अर्थव्यवस्था, ये सारी थी। बस ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, वो नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहू नृत्य रूप के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले बिहू उत्सव का सबसे आकर्षक हिस्सा है। ठीक है, बिहू डांस फ्रॉम इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ राजस्थान, गुजरात, असम और हिमाचल प्रदेश। तो बिहू नृत्य किया जाता है अपने असम में। कहां पे किया जाता है बेटा? असम में। ठीक है, असम में किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ आज अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज की इस धमाकेदार क्लास में अपन ने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। 2023 के पेपर के सारे क्वेश्चन थे वो आपको पढ़ाए गए थे। तो आज अपना 2023 का पेपर है वो खत्म हो गया है। अब देखो हमारे पास तो सिर्फ 2023 का पेपर है। अगर किसी बच्चे के पास 2022 का क्लेट का पेपर हो, वैसे तो आई थिंक 2022 में नहीं हुआ होगा क्लेट का पेपर, अगर आपके पास हो, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, ठीक है, तो अगर आपके पास 2022 का क्लेट का पेपर हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, इस नंबर पे, जिसके पास भी हो इस नंबर पे पीडीएफ बना के सेंड कर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर वगैरह हो तो उसको भी हम सॉल्व करा देंगे। आज की इस क्लास में आपके 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा दिए गए हैं। जल्दी आपकी जो इंग्लिश है और जो मैथ है उसको भी कवर करा दिया जाएगा। ठीक है,
तो आशा करता हूं आज की इस क्लास में आपको मजा आया होगा, पढ़ने में अच्छा लगा होगा और काफी सारी नई चीजें आपको पता चली होंगी, पुरानी चीजों का रिवीजन भी हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों क्लास में जुड़ने के लिए। और आपकी डेली शाम को 5 बजे करंट अफेयर्स प्लस एसएसटी की क्लास होती है, तो क्लास को डेली अटेंड कीजिएगा और अपनी परीक्षा की बेहतरीन तैयारी है वो हमारे साथ मिलकर कीजिएगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। सारा स्टडी मटेरियल, सारे चैप्टर, सारे नोट्स आपके बैच में डाल दिए गए हैं, तो एक बार बैच को जाके चेक कर लेना। सारी चीजें डाल दी गई हैं। इस क्लास का पीडीएफ भी आपको बैच में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों क्लास में जुड़ने के लिए। बाय बाय ऑल, लव यू। फिर मिलेंगे कल इसी समय 5 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।